गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका प्रवीण शिक्षा निकेतन की ओर से चल रही ऑनलाइन क्लासेस में और मैं भारत आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है आज 14 अगस्त है, कल 15 अगस्त है और कल हम हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, जो कि इस साल हर साल से अलग होगा। हर साल हम हमारा स्वतंत्रता दिवस स्कूल में साथ में मिलजुल के एंजॉय करते हुए मनाते हैं, लेकिन इस साल ऐसा नहीं हो पाएगा। आप अपने घर पर रहकर और हम यहाँ रहकर अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो मुझे पता है आप मिस कर रहे होंगे उन दिनों को, उन पलों को, जब सभी टीचर साथ रह कर के और अपने स्वतंत्रता दिवस को बहुत ही अच्छी तरह से आनंदपूर्वक रूप से मनाते थे। लेकिन अब परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है कि यहाँ पर ये अभी संभव नहीं है और तो परिस्थितियों को देखते हुए हमें चलना होगा और जैसी परिस्थितियाँ हैं उनके अनुसार ढलना होगा। तो इसी के साथ स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं आपको। लेकिन बहुत ही जल्दी वो समय आएगा कि हम दोबारा पहले की तरह अपनी कक्षाओं में होंगे और हंसी, आनंद और उत्साह के साथ अपनी इस पढ़ाई को सुचारू रूप से कंटिन्यू कर सकेंगे। तो वो समय अभी ज़्यादा दूर है नहीं, हो सकता है कुछ समय बाद वो पल आ जाए और हम दोबारा हमारी क्लासों में हों। तो इसी मंगलमय कामना के साथ हम आज की अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इससे पहले अपन ने जो टॉपिक पढ़ा था पदार्थ कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है। और पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण हम पढ़ रहे थे। तो पदार्थ के जो अभिलाक्षणिक गुण हम पढ़ रहे थे, इसमें पहला अपन ने पढ़ा पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो आइए इसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं। नमक, शर्करा, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण सामान्य रूप से पानी में वितरित हो जाते हैं। तो अगर अपन ने ये चीज़ें नमक, शर्करा या डेटॉल पानी में डाला तो सामान्य रूप से वो उस पानी में वितरित हो जाते हैं। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों में रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, पहला पॉइंट है। तो सबसे पहले अपन ने सीखा यहाँ पर कि जो भी विलेय पदार्थ है, जो भी अपन ने पानी में मिक्स किया था, नमक है, शर्करा है या ये, तो ये आसानी से पानी में मिक्स हो गया था और मिक्स होने के बाद उसके जो कण होते हैं, उन कणों के बीच में जो छोटे छोटे स्थान होते हैं, वहाँ पर जाकर के वो फिक्स हो गए थे, जाकर के समावेशित हो गए थे। तो इसकी वजह से इससे अब मैं ये पता चला कि कणों के बीच जो होता है पर्याप्त स्थान होता है जहाँ जाकर के ये जो कण हैं समावेशित हो जाते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर ही आ रहा है इसके बाद कि पदार्थ के कण जो होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। तो आइए इसको समझते हैं अपन। तो पदार्थ के कण जो होते हैं नॉर्मली गतिशील होते हैं। जैसे वायु को आप देखोगे तो वायु के कण जिस प्रकार से गति करते रहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ऐसे ही जल में भी होता है। तो कोई पदार्थ है उसके कण गतिशील होते हैं। तो आइए इसको क्रियाकलाप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दीजिए। तो बुझी हुई अगरबत्ती जो है अपने एक रूम है, क्लासरूम है, उसके एक कोने पर अपन ने उसको रख दिया। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है? तो जब इसके पास जाते हैं तभी जाके सुगंध आती है। अगर आप एक कोने पर हो और अगरबत्ती आपने दूसरे कोने पर रखी है तो अगरबत्ती की सुगंध आपको नहीं आएगी। अब अगरबत्ती जला दें, क्या होता है? क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिल जाती है? और अगरबत्ती को अगर आपने अब जला दिया तो जलाने के बाद आप महसूस करोगे कि अगर आप दूर भी खड़े हो तो भी क्या है, अगरबत्ती की जो सुगंध है वो आप तक पहुंच रही है। इस प्रेक्षण को नोट कीजिए। तो आपने इससे क्या सीखा उसको नोट कीजिए। क्रियाकलाप दूसरा देखते हैं, एक और के माध्यम से समझते हैं। जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लें। पहले बीकर में के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल और नीली स्याही डाल दें और दूसरे बीकर में शहद डाल दें। तो अपन ने 2 बीकर लिए और दोनों में से जो पहला बीकर था उसके एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही अपन ने उस पहले बीकर में डाल दी और दूसरे बीकर में क्या डाला? शहद डाला। इनको अपने घर में या कक्षा के कोने में रख दें, या तो घर पे रख दो या कक्षा के किसी कोने में रख दो जहाँ पर कोई छेड़े ना इसको। अपने प्रेक्षण को नोट कीजिए।
तो आप इसको देखकर क्या देखेंगे, आप इसमें देखेंगे कि जो स्याही अपन ने डाली थी वो पूरी तरह से पानी में मिल चुकी है और जो शहद था वो भी पानी में घुल जाएगा। स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा, शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा, स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगते हैं। तो उसके बाद आप देखोगे कि जो स्याही है वो धीरे धीरे करके पानी में फैल जाएगी, पर वो पूरी तरह से फैलने में कितना समय लगा उसको अपन को नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्या अगला आप देखते हैं, एक गिलास गर्म पानी से और दूसरा ठंडे पानी से भरें। गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट या एक क्रिस्टल डालें और एक और रख दें और हिलाएं नहीं। तो अपन क्या करेंगे, एक गिलास लेंगे गर्म पानी वाला और दूसरा लेंगे ठंडे पानी वाला, और उसमें क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट दोनों में से किसी एक का एक क्रिस्टल उसमें डाल देंगे, ठंडे पानी वाले गिलास में भी और गर्म पानी वाले गिलास में भी। तो क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें, वो क्रिस्टल नीचे चल जाए, पानी में डूब जाए और सतह पर जाकर के बैठ जाए, वहाँ तक का इंतज़ार करें। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है, आप उसमें देखेंगे तो ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है, ये बात उसमें देखिए, आप देखने की कोशिश करें। समय बीतने पर क्या होता है, इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है। क्या तापमान के साथ मिश्रण होने की दर बदलती है, क्यों और कैसे, आइए जानते हैं। उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप 1.3, 1.4 और 1.5 में से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं। पदार्थ कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो सारे जो अपन ने क्रियाकलाप देखे उसमें अपन क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो पदार्थ के कण जो हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तो जब अपन ने पानी में स्याही को डाला, ठीक है, या शहद को डाला, तो क्या हुआ वो, या फिर अपन ने अगरबत्ती जब कमरे के अंदर या अपने क्लासरूम के अंदर जलाई तो उस समय क्या हुआ, उसके कण जो हैं वो पूरे कमरे में फैल गए और हर जगह पर हमें उसकी सुगंध आने लगती है। तापमान बढ़ने से कणों में गति में तेज़ी आती है, तेज़ हो जाते हैं। तो अगर अपन तापमान बढ़ाते हैं, दूसरे निष्कर्ष में अपन ने देखा था, दूसरे प्रयोग में जो अगरबत्ती वाला था, कि उसमें जैसे अपन ने उसको जलाया तो जलाने पर दूर दूर तक उसकी खुशबू आने लगी। इसका मतलब जो कण थे वो गर्म होने के बाद, जलने के बाद उसके वो बहुत दूर दूर तक जाने लगे, ठीक है, और उनकी गति बढ़ गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतर्मिश्रित हो जाते हैं। तो पदार्थ के कण जो होते हैं अंतर्मिश्रित हो जाते हैं। जैसे अपन ने स्याही को डाला तो स्याही डालने पर पूरा पानी नीला हो जाएगा आपका। तो इसका मतलब ये है कि पदार्थ के जो कण हैं जो अपन ने उसमें मिक्स किया है वो स्वतः ही अपने आप ही कुछ समय बाद उसमें घुल जाते हैं, एक दूसरे के साथ अंतर्मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। तो ऐसा कैसे हो पाता है, जैसा कि अपन ने इससे पहले प्रयोगों में देखा था, तो इसलिए हो पाता है क्योंकि जो कण हैं जो अपन ने उसमें डाले हैं, जो पदार्थ अपन ने उसमें मिक्स करने के लिए डाला है, जैसे स्याही अपन ने डाली, तो स्याही के कण क्या करेंगे, जल के कणों के मध्य अपना स्थान ढूंढ लेंगे और वहाँ पर जाकर के समावेशित हो जाएंगे। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। तो दो विभिन्न पदार्थों के कण जो आपस में मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, जैसे कि अपन ने 2 गिलास लिए थे, एक में ठंडा पानी एक में गर्म पानी लिया था, और ठंडे पानी में जो अपन प्रयोग के अंदर देखेंगे, जो आपने प्रयोग किया था, तो उसमें आप देखोगे कि जो ठंडे पानी है उसमें जो अपने क्रिस्टल डाले थे वो क्रिस्टल देर से घुलेगा, और जो गर्म पानी है उसमें जल्दी घुल जाएगा। तो इसका मतलब गर्म करने पर विसरण तेज़ी से होता है। मिक्स जो होते हैं वो विसरण की जो प्रक्रिया होती है वो तेज़ हो जाती है। गर्म करने पर कोई भी चीज़ जल्दी मिक्स हो जाती है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखें कि विसरण की जो प्रक्रिया है वो गर्म करने पर तेज़ होती है। दूसरा पॉइंट अपने को यहाँ पर ये जानने को मिला कि किसी चीज़ के गर्म करने पर उसके कणों की जो गति होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये अपने को पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये पदार्थ के कणों की दूसरी क्वालिटी होती है, दूसरा उनका गुण होता है। तो आइए इस गुण को समझते हैं। तो ये गुण क्या है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं आपस में।
एक खेल के एक मैदान में खेल रहे खेले आगे बताएं। तो पदार्थ कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये जानते हैं इसके बारे में। तो पदार्थ के जो कण होते हैं ना, मैं सामान्य रूप से आपको एक बार बता देता हूँ। पदार्थ के कण जो होते हैं एक दूसरे को पकड़ कर रखते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करके रखते हैं। अब अलग अलग पदार्थों में यह गुण अलग अलग होता है। किसी पदार्थ में जो आकर्षण होता है वो कम होता है, किसी पदार्थ में जो आकर्षण होता है वो अधिक होता है। आइए इसको एक खेल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। क्रियाकलाप 1.6 में आपको बताया हुआ है। इस खेल को एक मैदान में खेलें, आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाएं। तो 4 समूह अपन को इसमें बनाने हैं, मानवों के जो खेलने वाले प्लेयर्स हैं इनके, बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं। पहला समूह ईद मिशनरी नर्तकों की तरह होगा, एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ के रखते हैं। तो ईद मिशनरी जो नर्तक होते हैं, डांसर्स जो होते हैं, वो डांसर्स जो होते हैं इस प्रकार से एक दूसरे को बहुत ही कसकर पीछे से करके पकड़ के रखते हैं। और दूसरा समूह जो होता है एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बनाएंगे। तो नॉर्मली अपन एक दूसरे का जो हाथ पकड़ते हैं ऐसे पकड़कर मानव श्रृंखला बनाएंगे। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना लें। तो तीसरा जो समूह होगा उसमें क्या करेंगे, केवल अपन क्या करेंगे, एक एक उंगली से दूसरे जो आदमी, दूसरा जो प्लेयर है, साथ वाला साथी है, उसकी एक उंगली को टच कर लेंगे। बस ऐसे टच कर करके एक समूह बनाएंगे। उसमें अपन हाथ भी नहीं पकड़ेंगे, ओनली उंगली को छू करके एक श्रृंखला बनाएंगे। अब चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूहों में बांटने का प्रयास करें। अब जो चौथा समूह बचा वो क्या करेगा, इन श्रृंखलाओं को तोड़ने की कोशिश करेगा, मानव श्रृंखलाओं को तोड़ने की कोशिश करेगा। किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों? तो आप बताइए किस समूह को तोड़ना आसान है। एक ने तो कसकर पकड़ रखा है, एक ने ओनली हाथ पकड़ रखे हैं और एक ने ओनली आपस में उंगलियों को टच कर रखा है। तो सीधी सी बात है, जिसने टच किया है उसको आसानी से आप तोड़ पाओगे, उनके समूह को आसानी से तोड़ पाओगे। और जिन्होंने हाथ पकड़ रखा है उनमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी, और जिन्होंने कसकर पीछे से पकड़ रखा है उनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी उनके समूह को तोड़ने के लिए आपको। यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह के कणों में एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा था? तो अगर अपन सभी प्रत्येक समूह के जो विद्यार्थी हैं उनको कण के रूप में मानकर चलें तो जो सबसे कसकर किसने पकड़ रखा, जो पहला समूह हमारा था जिसने पीछे से विद्यार्थियों को जहाँ पर पीछे विद्यार्थियों को कस करके पकड़ के रखा था वो सबसे मजबूत होगा। ठीक है, और उसी को तोड़ने में हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इससे हमें ये समझ में आता है जो पदार्थ होता है ना अपना, वो भी ऐसे ही होता है। पदार्थ को जब तोड़ा जाता है, अगर उसके कण ज़्यादा मजबूती से बंधे हुए हैं तो आप उसको आसानी से नहीं तोड़ पाओगे, और अगर उसके कण जो हैं ज़्यादा मजबूती से नहीं बंधे हुए हैं तो आसानी से उसको तोड़ दोगे। ठीक है, आइए एक और क्रियाकलाप से हम समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्रियाकलाप जो 1.7, तो एक लोहे की कील, चौक का टुकड़ा और रबर बैंड आप ले लें। तो अपने 3 चीज़ें यहाँ पर लिए, एक लोहे की कील लिए, चौक का टुकड़ा लिया है और एक रबर बैंड लिया है अपने। इन पर हथौड़ा मारकर काट कर या खींच कर उसे भंगुर करने का प्रयास करें। तो उस पर या तो हथौड़ा मारो या फिर उसको काटिए या उसको खींचिए, और इन सब क्रियाओं की माध्यम से क्या करना है, हमें उसको पूरी तरह से तोड़ना है, बिखेरना है, भंगुर करना है। ठीक है, इन तीनों में से किस में कण अधिक बल से एक दूसरे से बंधे हुए हैं? तो आप इसको तोड़ोगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि सबसे अधिक बल से किस में जो कण है वो आपस में बंधे हुए हैं। तो आप इसको जब तोड़ोगे तो आपको महसूस होगा कि जो हमारा लोहे की कील थी, ये लोहे की कील जो है इसके कण बहुत ही मजबूती से आपस में बंधे हुए हैं, इसको तोड़ना आसान नहीं होगा। और अगर रबर बैंड की कल्पना करें, रबर बैंड को देखें तो उससे थोड़ा सा कम मुश्किल होगा उसे तोड़ पाना। और जो हमारा चौक का टुकड़ा है उसे आसानी से अपन जब एक ही चोट मारेंगे उसमें वो बिखर जाएगा। तो सबसे कम मजबूती से किसके कण बंधे होंगे? चौक के टुकड़े के, उससे ज़्यादा रबर बैंड के, और सबसे ज़्यादा लोहे की जो कील है उसके कण आपस में बंधे होंगे। तो सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ वो होगा। आकर्षण सबसे ज़्यादा किसके कणों में होगा? लोहे की कील के कणों में होगा। सबसे कम किस में होगा? चौक के टुकड़ों में होगा, क्योंकि आसानी से बिखर गया। ठीक है, क्रियाकलाप नंबर 1.8 को देखते हैं। एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं। एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। तो थाली में जल भर लो,
उस जल को क्या करना है आपको, उंगली से काटना है। क्या जल की सतह कटती है? जल को जब अपन काटेंगे तो जल एक टाइम पे तो वहाँ से हट जाएगा, लेकिन वापस वहाँ पर आकर के वहाँ पर आ जाता है। तो जल की सतह काट नहीं पाते आप। जल की सतह न कटने का क्या कारण हो सकता है, इस पर कीजिए कल्पना। क्या कारण हो सकता है कि जल की सतह कटती नहीं है? ठीक है, उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच बल कार्यरत होता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। तो प्रत्येक पदार्थ में कणों के बीच जो आकर्षण होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो जैसे अपन ने थाली में भरे हुए जल को काटा तो वहाँ पर जल में क्या होता है, जो आकर्षण बल है वो बहुत कम होता है। वो पहले से इतने बंधे नहीं रहते। तो जब अपन उसमें से अपने हाथ को या उंगली को गुजारते हैं तो वो कण अलग हट जाते हैं, और जैसे हम वहाँ से अपना जो उंगली है वो हट जाती है तब वो वापस से आपस में जुड़ जाते हैं, वापस से पास आ जाते हैं। इसलिए ऐसा होता है कि अपन जल को नहीं काट पाते। नेक्स्ट देखते हैं आगे। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पर। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से पदार्थ हैं? तो कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, बिंदु, पानी, इत्र की सुगंध। तो ये सभी काय में आते हैं, पदार्थ में आते हैं। ठीक है, ये सभी पदार्थ में आते हैं। जो भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं सभी पदार्थ के अंतर्गत आती है, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं जिसमें भी कोई कण है वो सारे पदार्थ है जो स्थान घेरते हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्थान के घेरती हैं और इनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना होता है। तो जो गर्म खाना होता है उसकी स्मेल दूर तक आ जाती है। जब खाना बनाते हैं घर पर तब भी स्मेल बहुत दूर तक आ जाती है, क्योंकि उस टाइम पे गर्म होता है। और जब वो ठंडा हो जाता है तो ठंडा होने पर स्मेल दूर तक नहीं आ पाती है। तो दूर तक स्मेल क्यों नहीं आ पाती है? क्योंकि वो ठंडा है, और ठंडे जो चीज़ें होती हैं, ठंडे जो पदार्थ होते हैं उनके कण कम गतिशील होते हैं, और जब भोजन गर्म होता है तो उसके कण ज़्यादा गतिशील होते हैं, तो दूर तक भी चले जाते हैं और दूर तक हम उसकी स्मेल ले पाते हैं। जबकि पास ठंडा जो भोजन होता है उसकी स्मेल लेने के लिए पास जाना पड़ता है, क्योंकि उसके कण जो हैं वो दूर तक नहीं जा पाते, ज़्यादा गतिशील वो नहीं होते ठंडा होने की वजह से। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी का काट पाता है। तो स्विमिंग पूल में जब गोताखोर कूदता है तो वो पानी को काट पाता है। इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? तो इससे पदार्थ के बीच वो काट पाता है। काट क्यों पाता है? क्योंकि पदार्थ के जो कण हैं उनके बीच आकर्षण बल कम होता है। तो आकर्षण कणों के मध्य आकर्षण का गुण जो है यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है? तो पदार्थ के कणों की विभिन्न विशेषताएं अपन ने पढ़ी, वो सारी विशेषताएं आप लिख सकते हो। 2-3 विशेषताएं जो अपन ने पढ़ी है, ठीक है। इनमें क्या होता है देखो, अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली अपन ने जो विशेषता पढ़ी थी वो पढ़ी थी कि पदार्थ के कण जो होते हैं निरंतर गतिशील होते हैं। दूसरी विशेषता हमने पढ़ी थी पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और फर्स्ट वाली जो अपन ने पढ़ी थी, पदार्थ कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो 3 थी, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ कण निरंतर गतिशील होते हैं, और इनके मध्य क्या होता है? आकर्षण होता है। ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है। आइए आगे चलते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में जानते हैं। पदार्थ की सामान्यता आप अवस्थाओं के बारे में शायद जानते भी होंगे, कि छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा। ठोस, द्रव और गैस सामान्य अवस्था इसकी होती है। तो आइए जानते हैं। अपने आसपास के पदार्थ को ध्यान से देखिए, ये कितने प्रकार के हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। तो पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है उसके कणों की जो विभिन्न विशेषताएं हैं उनके कारण ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाएं होती है। क्योंकि आकर्षण ज़्यादा होगा तो ठोस होंगे, आकर्षण कम होगा तो द्रव होंगे, और सबसे कम होगा तो वो पदार्थ किस अवस्था में पाया जाएगा? गैस अवस्था में पाया जाएगा। तो आकर्षण पर ये निर्भर करता है कणों के मध्य। अब हम पदार्थ के तीनों अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो तीनों अवस्थाओं का विस्तार से अध्ययन करते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले ये ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था क्रियाकलाप से समझने की कोशिश करेंगे हम। निम्नलिखित वस्तुओं की एकत्रित करें। पेन, किताब, सुई, लकड़ी की छाड़, और ये सारी चीज़ें एकत्रित करें। और एकत्रित करने के बाद हमें क्या करना है? इन वस्तुओं के चारों ओर
पेंसिल घुमाकर इसके आकार का चित्र बनाइए। तो चारों तरफ हमें क्या करना है, पेंसिल घुमानी है, उसको रख करके एक पेपर पे पेंसिल घुमानी, और पेंसिल घुमाने से क्या होगा, उसके आकार का ही चित्र बन जाएगा। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन हैं? तो इन सभी चीज़ों का क्या निश्चित आकार है, स्पष्ट सीमाएं हैं और क्या स्थिर आयतन है? तो हाँ, बिल्कुल है, तीनों चीज़ें उसमें पाई जाएंगी। आकार भी निश्चित होगा, जो पेन है तो पेन का आकार जो है वही रहेगा, कभी उसको आकार बदलेगा नहीं नॉर्मली, ठीक है। सीमाएं हैं तो सीमाएं भी स्पष्ट होंगी, और आयतन जो है वो आयतन भी निश्चित होगा, आयतन भी कम ज़्यादा नहीं होगा। इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है? ये सब भी करके हथौड़ा मारिए, गिराइए, जैसे खींचिए, जैसे, तो ये चीज़ें टूट सकती हैं ऐसा करने पर। तो क्या इनका एक दूसरे से विसरण संभव है? तो ये क्या चीज़ एक दूसरे से मिलाई जाती है, मिक्स की जा सकती है, विसरण इनका किया जा सकता है? नहीं, सामान्य रूप से इनका विसरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि पेन है और सुई है, कैसे मिलाओगे एक दूसरे को? लकड़ी है, कैसे मिलाओगे एक दूसरे को? नहीं मिला सकते हम नॉर्मली। बल लगाकर आपको संपीड़ित करने का प्रयास करें, क्या इनका संपीड़न हो सकता है? तो इनका संपीड़न करने की मतलब इनको दबाने की, कंप्रेस करने की कोशिश करें, संपीड़ित करने की कोशिश करें, तो क्या इनका संपीड़न हो सकता है? जैसे हम रुई होती है, रुई को दबा सकते हैं, तो रुई को दबाने पर उसका संपीड़न हो जाता है, सिकुड़ जाती है, लेकिन है ना, और जैसे छोड़ते हैं वापस पहले जैसी स्थिति में आ जाती है। तो रुई का संपीड़न आप कर सकते हो, उसको दबा सकते हो, लेकिन जो पेन है, पेन तो प्लास्टिक का है, वो उसको दबाओगे तो टूट जाएगा, लेकिन संपीड़ित नहीं होगा, ठीक है। तो इनका संपीड़न नहीं किया जा सकता। उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं, तो ये सभी उदाहरण जो हैं ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़िता होती है। तो संपीड़िता होती है तो नगण्य होती है, उसको नगण्य माना जाता है, ना के बराबर माना जाता है, हल्की फुल्की हो तो ठीक है, लेकिन नॉर्मली नहीं होती है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। तो बाह्य बल भी आप लगाओगे, उसको दबाओगे तब भी वो संपीड़ित नहीं होगा, दबेगा नहीं, तो ये अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता। ठोस टूट जाएंगे अगर बल लगाओगे तो। पेन जो है प्लास्टिक का, उस पर बल लगाओगे तो टूट जाएगा, लेकिन उसका आकार नहीं बदलेगा। इसलिए दृढ़ होते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? दृढ़ कहते हैं, ठीक है। तो सभी बातें अपन ने जानी, है ना। इनका आकार निश्चित होता है, इनकी सीमाएं निश्चित होती हैं, संपीड़न नहीं होता है, और इनको अगर संपीड़ित किया जाए, दबाया जाए तो टूट सकते हैं, लेकिन संपीड़ित नहीं होंगे, आकार में कोई परिवर्तन नहीं, इनका सामान्यतः नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रबर बैंड को क्या माना जाएगा? रबर बैंड जो है वो मुड़ जाता है, संपीड़ित भी हो जाता है, तो इसको क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है? विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं, क्या ये ठोस है? तो जैसे जल होता है, जल तो द्रव है, वो जिस बर्तन में डालोगे उसका आकार ले लेगा। तो अपन बात कर रहे हैं ठोस की, ठोस द्रव और गैस में से ठोस की बात कर रहे हैं अभी हम। तो ये जो ठोस होते हैं, ठोस चीनी है, जैसे बर्तन में डालोगे वैसा आकार ले लेगी, नमक है, जैसे आकार में डालोगे वैसा आकार ले लेगी। तो क्या इसको अपन द्रव मान सकते हैं, है ना, या ठोस मान सकते हैं इसको अपन? ठोस होती है कि नहीं होती चीनी? क्योंकि अपन तो कह रहे हैं कि जिस बर्तन में डालोगे उसका आकार ले लेगी। तो आइए इसका आंसर जानते हैं आगे। स्पंज क्या है? ये ठोस है, लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। स्पंज जो आता है, स्पंज आपने देखा होगा, जो गाड़ियों की सीट होती है, तो जो अपन बैठते हैं तो दब जाती है, तो उसके अंदर क्या लगा होता है? कुशन लगा होता है, स्पंज लगा होता है। वो स्पंज जो होता है उसको जब अपन दबाते हैं तो वो संपीड़ित हो सकता है ना, जो है ना। तो जब उसको दबाएंगे तो संपीड़ित हो जाएगा, जैसे उसको छोड़ा जाता है तो वापस वो पूरी स्थिति में, पहले की स्थिति में आ जाता है, ठीक है। तो उसमें स्पंज क्या है? क्या ये ठोस है? लेकिन फिर भी ये संपीड़ित हो जाता है। अपन तो बोल रहे हैं ठोस संपीड़ित नहीं होते, लेकिन स्पंज जो होता है वो संपीड़ित हो जाता है। आइए इसके आंसर जानते हैं। ये सभी ठोस ही हैं, क्योंकि तो ये जो भी चीज़ें हैं, जो तीनों पॉइंट्स अपन ने देखे हैं, रबर बैंड, ठीक है, चीनी या नमक, या फिर जो स्पंज है, ये तीनों चीज़ें क्या हैं? ठोस हैं। और तीनों ठोस क्यों होती हैं? क्योंकि ये पहला पॉइंट है, बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है, और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाते हैं। तो ठीक है, जो रबर बैंड होता है, बल लगाओगे तो बल लगाने पर ये आकार तो बदल जाएगा, लेकिन जैसे अपन उस पर बल हटाते हैं तो वो पूर्व स्थिति में आ जाता है। इसलिए इसको अपन ठोस ही मानेंगे, क्योंकि इसका आकार
निश्चित है, बदला नहीं है। ठीक है, तो चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट या जार में रखें, इसके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते हैं। तो नमक या शर्करा को जैसे अपन किसी जार में रखें या हाथ में रखें तो उसकी स्थिति थोड़ा उसमें परिवर्तन दिखता है, लेकिन जो उसके क्रिस्टल्स हैं, छोटे छोटे जो कण हैं, वो कण आप आसानी से देख भी सकते हो, शक्कर के कण होते हैं, नमक के कण होते हैं, उनका आकार बर्तन बदलने पर या पात्र बदलने पर नहीं बदलता है। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो ये वायु बाहर निकल जाती है, जिससे इसका संपीड़न संभव होता है। तो जो स्पंज होती है, स्पंज में क्या होता है, जैसे अपन उसको दबाते हैं तो दबाने पर उसके जो बीच बीच में जो छिद्र हैं, उन छिद्रों में जो वायु भरी होती है वो वायु बाहर निकल जाती है, लेकिन जैसे हम उसे छोड़ते हैं तो छोड़ने पर वो वापस वो पूरी स्थिति में आ जाता है। इसलिए इसको ठोस माना जाएगा। इनको द्रव, ठोस या गैस कुछ और नहीं कह सकते, ओनली सिर्फ और सिर्फ इसको ठोस ही माना जाएगा। तो ये अपने ठोस के बारे में हुआ, और आगे की क्लास में अपन पढ़ेंगे द्रव अवस्था और गैस अवस्था के बारे में डिटेल में, क्योंकि अगर अभी ये इसको करा तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो सकता है, तो इसलिए भी अपन यही इसको विराम देते हैं। तो नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार करें, उसमें हम आगे की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय स्टूडेंट्स।